फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SPR ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य प्रताप शाही। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए सेल का स्ट्रक्चर 3D एनिमेशन के साथ लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेल का 3D स्ट्रक्चर 3D एनिमेशन के जरिए, जिसका नाम है सेल द वर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक सेल यानी कि कोशिका का स्ट्रक्चर है, जो कि कोशिका है यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका, जिसके अंतर्गत दिस इज अ मॉडल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है या मॉडल आपको जो दिखाई दे रहा है ये मॉडल एक यूकैरियोटिक सेल का है, जो कि ह्यूमंस यानी कि मानवों में, एनिमल्स यानी कि जंतुओं में, प्लांट्स यानी पौधों में, फंगी यानी कि कवकों में पाया जाता है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है जो कि पौधों में, जंतुओं में, मानवों में एवं कवकों में पाया जाता है। फ्रेंड, इसका डिफिनीशन क्या होता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ये कोशिका जो आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ये वास्तव में इतना बड़ा नहीं होता है। इसका आकार 0 से लेके 0.1 नैनोमीटर तक होता है, जो कि आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के लिए हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का डिफिनीशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का डिफिनीशन होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक कला पूर्ण रूप से विकसित होता है। यानी कि ये जो येलो कलर का सर्कल आपको दिखाई देता है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है और इसमें और भी अंगक जो होते हैं उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब हम चलते हैं इस सेल के नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरर्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। यानी कि खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो प्रोटीन को बनाती है, यानी प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करती है और फिर उसे पैक करने का कार्य करती है। इसे खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाहरी सतह पे यानी कि इसके जो ये वाला सतह है इस पे राइबोसोम चिपका होता है। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये राइबोसोम है जो इसके बाहरी सतह पे चिपका होता है, जिसकी वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कोशिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेल के नेक्स्ट ऑर्गन पे और उसे देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। द न्यूक्लियस कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक्स मटेरियल्स। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें जितने कंटेंट होते हैं वो सब जेनेटिक मटेरियल के होते हैं, यानी आनुवंशिक पदार्थ के होते हैं। ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1962 ईस्वी के आसपास में की थी। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, जो आपको ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला। और दूसरा पार्ट होता है ये जो आपको वाटर की तरह दिखाई दे रहा है केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक रस या फिर केंद्रक द्रव्य इसे बोल सकते हैं। तीसरा पार्ट हमारा होता है न्यूक्लियोलस, यानी जो ये आपको स्काई ब्लू कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। और चौथा पार्ट आता है हमारा केंद्र क्रोमैटिन जाल। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा न्यूक्लियोलस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट न्यूक्लियस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर प्रोजेज यानी कि परमाणु छिद्र। न्यूक्लियर प्रोजेज एक्ट एट डोरवेज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो परमाणु छिद्र होता है यह न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में डोरवेज यानी कि दरवाजे का कार्य करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर
न्यूक्लियस के इस साइड आपको दिखाई देता है साइटोप्लाज्म, और इस साइड इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक रस होता है। तो अब जानते हैं हम कि जब डीएनए केंद्रक में बनता है, डीएनए स्वयं केंद्रक में बनता है, और फिर जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो केंद्रक में बनता तो है आरएनए, लेकिन रहने के लिए केंद्रक से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो अब साइटोप्लाज्म में आने के लिए, केंद्रक से बाहर निकलने के लिए आरएनए को कोई रास्ता तो चाहिए ना, तो उसी को ये रास्ता देने का कार्य करता है परमाणु छिद्र, जो कि कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो फ्रेंड्स ये तरह परमाणु छिद्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज द पावर प्लांट ऑफ द सेल, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका में विद्युत संयंत्र का कार्य करता है, यानी कि जितना विद्युत वाला कार्य होता है ये सब ये अरेंज करता है उसे, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूत्रकणिका। ये हमारे शरीर में भोजन को जलाने का कार्य करता है। जलाने से मतलब उसको पचा के छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है, और फिर वो एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्रदान करता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। ये येलो कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसका बाहरी मेम्ब्रेन है, यानी कि कला है इसका, और इसमें आपको डीएनए मिलता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य या फिर कोशिका रस भी बोल सकते हैं इसको। द साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्यूल्ड gelatin like substance that surrounds the organelles inside the cell, यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है ये अर्ध तरल पदार्थ है, जैसे कि जिलेटिन होता है। जिलेटिन आपने देखा है कि वो ना तो पूर्ण रूप से लिक्विड होता है और ना ही ठोस होता है, वो अर्ध तरल पदार्थ होता है। तो उसी प्रकार का ये साइटोप्लाज्म होता है, और यह कोशिका के अंदर अदर पार्ट यानी कि अदर ऑर्गन्स के चारों तरफ से घेरा रहता है, जिसमें ये और भी ऑर्गन्स होते हैं वो तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। जो कि यदि मान लीजिए कि इसमें ये साइटोप्लाज्म न रहे तो कोशिका यानी कि सेल जो है सिकुड़ सकती है, तो इसे गीला रखने का भी कार्य करता है, और फिर इसमें जितने अंगक होते हैं वो इसमें तैरते रहते हैं। तो ये तो रहा साइटोप्लाज्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे और उसे देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र। द बंडल फ्रॉम ऑफ द डीएनए स्टैंड्स, यानी कि ये जिसे बंडल किया जाता है वो डीएनए से इसे बंडल किया जाता है। यानी कि आपने डीएनए की लंबाई के बारे में तो सुना होगा कि डीएनए की लंबाई इतनी अधिक होती है कि यदि उसके हम दोनों सूत्रों को खोल दिया जाए, यानी कि इस प्रकार डीएनए होता है, तो इसके दोनों सूत्र को यदि हम खोल दें तो वो जमीन से एक बार सूर्य के पास जाकर फिर वापस नीचे पलट आता है। तो अब इतने बड़े डीएनए को एक नग्न आँखों से न देखने वाले केंद्रक में समाने के लिए छोटा होना पड़ता है, जो कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सुपर कॉलिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का पराकुंडलन। तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, डीएनए का पराकुंडलन। और डीएनए का कार्य जो है कि वो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसका कार्य होता है कि यह माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में भेजने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा क्रोमोसोम्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक कला। ये आपको जो येलो कलर का कटोरे की भांति का आकार दिखाई दे रहा है, यानी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का पूरा इधर से लेके इधर तक, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक कला। तो फ्रेंड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है यो केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक रस और साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में बंटवारे यानी कि डिवाइडर का कार्य करता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य आपस में एक न हो पाए, मिल न पाए, जिसमें ये अलग अलग करने का कार्य करता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला। तो फ्रेंड्स ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन सा है।
तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रियोल्स यानी कि तारक काय, जिसे इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है सेंट्रोमेयर, हिंदी में उसे तारक काय ही बोलते हैं। द सेंट्रियोल्स प्ले अ सर्कल रोल इन सेल डिवीजन, मिटोसिस एंड द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो सेंट्रोमियर है यानी कि तारक काय है, यह कोशिका विभाजन में और न्यूक्लियस के स्थान में यानी कि केंद्रक के स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हम यदि साइड से देखें यानी कि इस तरफ से देखें तो बैलगाड़ी के चक्के की भांति दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर से और इधर से ऐसे बना हुआ है, जैसे कि बैलगाड़ी का चक्का आपने देखा होगा, व्हील जो होता है उसी के आकार का ये दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा सेंट्रियोल्स यानी कि तारक काय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स ये रहा लाइसोसोम जो आपको ब्लैक बॉल की तरह दिखाई देता है। द लाइसोसोम एक्ट एज द डाइजेस्टिव एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका में पाचन का कार्य करता है और पाचन के कार्य के साथ साथ यह डिस्पोजल सिस्टम को भी ऑरेंज करता है। तो फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब है कि इसमें जितने भी ये कोशिका का पाचन करता है, यानी कि कोशिका का पाचन से मतलब है कि इसमें कोशिका में जितने भी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उन्हें ये पकड़ के और फिर उसे नष्ट कर देता है, यानी कि उनका पाचन कर लेता है। अब बात करते हैं कि इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कि आत्मघाती थैली। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो जिसका आंसर होता है लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स इसे आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसमें अधिक विषैला पदार्थ आ जाता है जो कि कोशिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस स्थिति में ये खुद को भी नष्ट कर देता है, यानी कि अपने अस्तित्व को भी ये खो देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा लाइसोसोम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, वो लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करता है, जो कि कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यदि मान लीजिए कोशिका में लिपिड्स का भी बहुत कार्य आता है, फास्फोलिपिड्स का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए ये इनका संश्लेषण करता है। ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब हम बात करते हैं कि इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने इस वाले में देखा था, इसे बोलते थे हम कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसे खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके होते थे। बहुत सारे राइबोसोम इसके बाहरी सतह पर इधर देखिए चिपके होते थे, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते थे। अब इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो बाहरी सतह है ये पूरा एकदम चिकना होता है, इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं चिपका होता है, जिसकी वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है गोल्जी एपारेटस। ये आप जो संरचना देख रहे हैं ये है गोल्जी एपारेटस, जिसे हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज, जिसे भी हिंदी में गोल्जी काय ही बोलते हैं। द गोल्जी एपारेटस मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड सेंड्स देम टू अदर पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि जो गोल्जी एपारेटस है वो प्रोटीन का मॉडिफाई यानी कि संशोधित करता है प्रोटीन को, और सेंड देम यानी कि प्रोटीन को संशोधित करके कोशिका के अन्य पार्ट में उसे भेजने का कार्य करता है। यानी कि ये प्रोटीन को संशोधित करके कोशिका के और पार्ट हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब में भेजने का कार्य करता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, यानी कि गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है
गोल्जी का ये विषैले पदार्थों को पकड़ने का भी कार्य करता है, जैसे कि लाइसोसोम करता था। तो ये बहुत कम मात्रा में विषैले पदार्थों को कैच करता है और फिर लाइसोसोम के पास जाकर उसे दे देता है और फिर लाइसोसोम उसे कैच कर लेता है। इसमें 2 से लेकर 8 तक के ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। पहला है, मान लीजिए ये 1 है, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 लेयर, 2 से 10 लेयर तक इसमें होती हैं और ये किनारों पर ऐसे मुड़ी होती हैं इस प्रकार, जैसे कि तस्तरी नुमा, आपने तस्तरी देखा होगा, वो ठीक उसी प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा गोल्जी का है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है साइटोस्केलेटन। तो द साइटोस्केलेटन्स गिव सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द सेल, यानी कि जो ये आपको व्हाइट कलर का लेयर दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके यहाँ तक आया है, जो इसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। जो कि साइटोस्केलेटन जो है कुछ केंद्रक को सपोर्ट करता है, यानी कि सेल को सपोर्ट करता है और उसे एक आकार देने का भी कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए यदि हम घर बनाते हैं तो छत को टिकाने के लिए हमें पिलर की आवश्यकता पड़ती है ना, तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि जो न्यूक्लियस है ये एक पिलर है, सॉरी एक छत का, मान लीजिए कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है एक छत है और ये जो है एक पिलर का कार्य करता है साइटोस्केलेटन। तो फ्रेंड्स ये तो रहा मान लीजिए ये नहीं रहता है तो जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका कला है वो इसमें चिपक सकती है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर देने का कार्य वही करता है साइटोस्केलेटन। तो फ्रेंड्स ये तो रहा साइटोस्केलेटन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो लेयर आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है यहाँ से लेके ये सब, ये कोशिका का पहला सबसे मुख्य ऑर्गन्स है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका कला। इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि ये कोशिका के जितने कंटेंट्स होते हैं, यानी कि कोशिका के जितने पार्ट होते हैं उन सबको क्लोज करने का, यानी कि बंद रखने का कार्य करता है और उन सब का ध्यान रखता है। यानी कि मान लीजिए ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हाफ दिखाया जा रहा है। आपको हाफ दिखा के आपको यहाँ पे ये चिमटी की तरह दिख रहा है ना, ये मान लीजिए जैसे उसको फिर सिल सकते हैं, उसके लिए ये दिखाया जा रहा है आपको कि आधा लेयर कट करके आपको दिखाया जाए। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस भी आपको आधा दिखाई दे रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको आधा कट के दिखाई दे रहा है, तो उसी प्रकार ये भी आधा काटा गया है सेल को। और ये है सेल मेम्ब्रेन, जो कि कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मान लीजिए यदि यही नहीं रहे तो कोशिका का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सारे इसमें जितने भी सिस्टम है, यानी कि ये लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब भी तो इधर उधर जा सकते हैं। और मान लीजिए ये नहीं रहेगा तो हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो भी स्टोर नहीं होगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं से हमारा शरीर मिलकर बना होता है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलके हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो इसलिए हम सेल को नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कि लाखों करोड़ों कोशिकाएं मानव के शरीर में, अधिकतम हम जानते हैं कि मानव का शरीर जो है 6.5 फुट तक का हो सकता है, तो उससे अधिक मान लीजिए अधिक से अधिक 7 फुट का होता है। तो इसलिए अब 7 फुट के शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी जिससे हमारा शरीर इतना बड़ा बन गया है। तो फ्रेंड्स इसलिए इन कोशिकाओं को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे आकार में होती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा सेल मेम्ब्रेन। अब चलते हैं हम कोशिका के नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को हिंदी में भी राइबोसोम ही बोलते हैं। राइबोसोम्स रीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए टू सिंथेसिस प्रोटीन, यानी कि जो राइबोसोम होता है वो मैसेंजर आरएनए के निर्देशों को पढ़ता है और मैसेंजर आरएनए के निर्देशों को पढ़ने के बाद से ये प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण प्रारंभ कर देता है। अब बात करते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए का जो निर्देश होते हैं वो आते कहाँ से हैं। तो प्रोटीन निर्माण के समय जब कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है तो डीएनए एमआरएनए के जरिए राइबोसोम को निर्देश देता है। जब प्रोटीन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना होता है तो जो डीएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए, जिसको शॉर्टकट में एमआरएनए बोलते हैं, वो मैसेंजर आरएनए को संदेश देता है कि आपको प्रोटीन बनाना है अब,
तो फिर जब ये आता है राइबोसोम के पास तो राइबोसोम से चिपक जाता है, और फिर चिपकने के बाद जो राइबोसोम होता है इसके निर्देशों को पढ़ता है, और फिर पढ़ के mRNA पे ऐसे खिसक खिसक के, ये जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है रस्सी की भांति, ये mRNA यानी मैसेंजर RNA, इस पर धीरे धीरे खिसक खिसक के प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। अब बात करते हैं राइबोसोम के प्रकार में। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है 80S राइबोसोम और एक है 70S राइबोसोम। तो चूँकि ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल जंतुओं और पौधों दोनों में पाया जाता है, और ये स्पेशली एक एनिमल सेल है यानी कि जंतु सेल है, इसलिए इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि उसमें ये संरचना है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और उसमें और बाकी जितने अंगक होते हैं यानी ऑर्गन होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये है यूकैरियोटिक सेल, इसमें पूरे अंगक विकसित हैं। ये एक पूर्ण विकसित कोशिका है जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसमें 80S राइबोसोम होता है, और 80S राइबोसोम के भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से आपको ये ऊपर वाला एक पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, और एक पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो जो ब्लू कलर का होता है ये 40S का होता है, और पिंक वाला जो है ये 60S का होता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा राइबोसोम और इसके कार्य। अब चलते हैं हम अगले पे और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है न्यूक्लियोलस। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का ऐसे दिखाई दे रहा है, ये संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, हिंदी में इसे केंद्रिका बोलते हैं। द न्यूक्लियोलस मेन फंक्शन इज टू फ्रॉम राइबोसोम, यानी कि न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है यानी मुख्य कार्य होता है वो राइबोसोम के जरिए होता है, ठीक। और न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसमें यानी कि न्यूक्लियोलस में क्रोमेटिन जालिका होती हैं, यानी कि डीएनए जो होता है छोटे छोटे धागों के रूप में इसी में बिखरा पड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा न्यूक्लियोलस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है वेसिकल्स। ये जो आपको ब्लू कलर का बॉल दिखाई दे रहा है, ब्लू और ब्लैक कलर का बॉल दिखाई दे रहा है, जिसे हिंदी में पुट्टिका या फिर रित्तिका बोलते हैं। वेसिकल्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस विद इन द सेल, यानी कि ये जो है रित्तिका जो है ये कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। इस किसी चीज़ को मान लीजिए कि द्रव्य को ये स्टोर करता है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि ये निर्माण कैसे होता है सेल में, कोशिका में इसका निर्माण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि जब कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, यानी कि एक छोटी कोशिका जब विकसित होती है, बड़ी होती है, तो वो जिस अनुपात में बड़ी होती है उस अनुपात में साइटोप्लाज्म बड़ा नहीं हो पाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है कोशिका के साथ साथ बढ़ता नहीं है। मान लीजिए कि कोशिका जो है 10 रेशियो से बढ़ रही है कोशिका का आकार, और तो उसके अंतर्गत साइटोप्लाज्म जो है 5 या फिर 4 रेशियो के अनुपात में बढ़ता है। तो बीच बीच में सेल में कहीं कहीं रिक्त स्थान छूट जाते हैं, जो बाद में या फिर आगे चलकर पुट्टिका या फिर रित्तिका का रूप ले लेते हैं। चूँकि ये मैंने पहले बताया कि ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में हम जानते हैं कि एनिमल सेल में रित्तिका बहुत कम पाई जाती हैं, यानी कि पाई जाती हैं वो भी छोटी छोटी, जैसे कि आपको ये इतनी छोटी छोटी बॉल दिखाई दे रही हैं, एनिमल सेल में छोटी छोटी रित्तिकाएँ पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि तब किस सेल में बड़ी बड़ी रित्तिकाएँ हमें देखने को मिलती हैं। तो बड़ी रित्तिकाएँ हमें एनिमल सेल में देखने को मिलती हैं। एनिमल सेल में हम देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी रित्तिकाएँ और ज़्यादा रित्तिकाएँ एनिमल सेल में दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स ये तो रहा पुट्टिका या फिर रित्तिका। तो फ्रेंड्स इसका एक और कार्य है जिसे हम देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्य है। जैसे कि आपने देखा होगा लाजवंती का पौधा, जिसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है छुई मुई, अदर लैंग्वेज में हम उसे छुई मुई बोलते हैं, और उसका किताबी नाम है लाजवंती। तो उसमें हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि जो लाजवंती है वो किसी मनुष्य के संपर्क में आता है या फिर कोई मनुष्य उसे टच कर देता है तो वो मुरझा जाता है, यानी कि उसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ करके लटक जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जब मान लीजिए हम उसे टच करते हैं तो उसमें, चूँकि ये लाजवंती एक प्लांट है तो उसमें बड़ी बड़ी रित्तिकाएँ पाई जाती हैं, तो जब उसे हम टच करते हैं तो रित्तिकाएँ खुल जाती हैं,
और उसमें जितनी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म जो है इसमें आ जाता है, यानी कि रितिका में चला आता है और आके ये बंद कर लेती है। रितिका अपना जो दरवाज़ा बंद कर देता है, इसकी वजह से कोशिकाएं में साइटोप्लाज्म न होने की वजह से वो मुरझा जाता है और झुक जाता है। और फिर जब कुछ सेकंड बाद ये रितिका अपना दरवाज़ा फिर से पुनः खोल देती है और जितने साइटोप्लाज्म होता है जितना, वो फिर से बाहर निकल आता है, अपनी कोशिका में आके चारों तरफ से फैल जाता है। और फैलने के बाद कोशिका अपना फिर से पुनः अपना आकार धारण कर लेती है और वो पौधा फिर से खिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा रितिका के कार्य। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट कर दें ताकि हम आप लोगों को ऐसे और भी वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।